हमले के निहितार्थ उनकी कल्पना से कहीं अधिक गहरे थे। क्या कोई और सुराग है? मो हुआ ने फिर पूछा। नहीं, गु चांगहुई ने उत्तर दिया। वास्तव में गु चांगहुई ने मो हुआ को नजरअंदाज कर दिया। मो हुआ ने आगे दबाव डालने से परहेज किया। अपने अनुभव के आधार पर जब अंकल गु ने जवाब न देने का निर्णय लिया तो इसका सामान्य अर्थ ये था कि वास्तव में कोई सुराग नहीं बचा था। गु चांगहुई ने अंत में कहा, रूजर बोट के बारे में अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। अकेले जोखिम मत उठाना। हाँ, निश्चित रूप से, मो हुआ ने वादा किया। गु चांगहुई को यकीन नहीं हो रहा था कि मो हुआ की निश्चित रूप से बात सच्ची थी या नहीं। मो हुआ की गतिविधियां मूलतः अनियंत्रित थीं। इस समय गु चांगहुई को अपने ताओवादी दरबारी नेता की भावनाओं का कुछ हद तक एहसास हुआ। दरबारी नेता की नज़र में मो हुआ खुद को प्रतिबिंबित करता था। गु चांगहुई ने चुपचाप आह भरी। वह पुनः येक्शियू के दस्तावेज पृष्ठ की ओर मुड़ा और जियाओ परिवार की ओर से ताओवादी दरबार की जीवंत लाल मुहर को देखकर उसके विचार और गहरे हो गए। ताइक्सू गेट में मो हुआ चुपचाप विचार करता रहा। अब मृतक की पहचान कुछ हद तक समझ में आ गई थी। फिर भी ये जिन चला गया था और येक्शियू भी मर चुका था। येक्शियू के मामलों पर अंकल गु ने पहले ही जांच कर ली थी, लेकिन आगे की जांच में महत्वपूर्ण प्रगति के बिना समय लग सकता है। ये सुराग अस्थायी रूप से काट दिया गया था। अब प्रयास सीनियर सिस्टर ये जिन की आत्महत्या पर केंद्रित होंगे ताकि अन्य सुराग सामने आ सकें। हालांकि वरिष्ठ बहन ये जिन सौ फूल घाटी की शिष्या थीं। स्वयं 100 फूलों की घाटी तक पहुंचने में असमर्थ मो हुआ केवल दूसरों पर ही पूछताछ करने का भरोसा कर सकता था। 100 फूलों की घाटी में सबसे परिचित व्यक्ति वरिष्ठ बहन कियान थी। मो हुआ ने एक योजना बनाई। उन्होंने सीनियर बहन कियान से पूछने के लिए समय निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो युवा मास्टर हाउसे की 100 फूल घाटी के द्वार पर प्रतीक्षा करने की विधि का सहारा नहीं ले सकता था। अन्यथा उसके साथ भी हाउसे जैसा व्यवहार किया जा सकता था और उसे संदिग्ध साधक समझ लिया जाता था और उसे अनिवार्य रूप से पिटाई का सामना करना पड़ता था। 100 फूलों वाली घाटी में प्रतीक्षा करने में असमर्थ होने पर ताइक्सू गेट पर प्रतीक्षा करना ही समाधान था। वरिष्ठ बहन कियान और वरिष्ठ बहन मुरोग एक दूसरे के बहुत करीब थीं और अक्सर खेती करने, पुरस्कार लेने या राक्षस जानवरों का शिकार करने के लिए एक साथ ताइक्सू गेट पर जाती थीं। मो हुआ सीखने की संरचना की आड़ में मुरोग कयुन से संपर्क करने के लिए किसी भी अवसर का उपयोग करेगा। हालांकि कई दिनों की पूछताछ के बाद भी वह अभी तक हुआ कियान से नहीं मिला था। इसके विपरीत एक सत्र के बाद मो हुआ ताइक्सू गेट के प्रवेश द्वार पर अपने और यूएर के लिए आंटी वान द्वारा भेजे गए फॉर्मेशन डायग्राम और पेस्ट्री लेने गया। जब उसने हुआ कियान को पहाड़ के तल पर घूमते देखा, मो हुआ की आंखें चमक उठी और वह तुरंत पास आकर अभिवादन करने लगा। वरिष्ठ बहन कियान हुआ कियान रुकी, मो हुआ को देखने के लिए अपना सिर उठाया, फिर एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, जूनियर भाई मो। वह बोझिल और उदास लग रही थी, उसकी मुस्कान में अनिच्छा दिख रही थी। मो हुआ ने इस प्रकार पूछा, वरिष्ठ बहन कियान क्या आप वरिष्ठ बहन मुरोग को खोजने के लिए यहाँ आए हैं? हुआ कियान ने थोड़ा सिर हिलाया। मो हुआ ने कहा, तो मैं आपकी ओर से उसे बुलाऊंगा। कौन जानता था कि हुआ कियान मो हुआ की आस्तीन खींचेगा, कई बार हिचकिचाएगा और आह भरेगा। ये ठीक है, चर्चा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मो हुआ की निगाहें झपक गईं। उन्होंने मोटे तौर पर समझ लिया था कि सीनियर सिस्टर कियान की कुछ चिंताएं थीं जिन्हें वह सीनियर सिस्टर मुरोग के साथ साझा करना चाहती थी, लेकिन वह झिझक रही थी, अनिश्चित थी कि क्या बोले, इसलिए वह पहाड़ की तलहटी में ही रुकी रही। मो हुआ का मन हिला और उसने धीरे से पूछा, क्या आपको कोई परेशानी है वरिष्ठ बहन? उनकी आवाज एक निर्मल झरने की तरह स्पष्ट और कर्कश थी, जिसमें दिव्य विचारों का एक धागा था जो शांत दिव्य आकर्षण से ओतप्रोत था। इसके बाद हुआ कियान के चिंतित विचार स्वाभाविक रूप से शांत हो गए। उसने मो हुआ की ओर देखा, उसकी स्पष्ट आंखों से मुलाकात हुई, जिससे उसका मन और शांत हो गया। मैं हुआ कियान बोलने में हिचकिचा रही थी। मो हुआ ने कहा, वरिष्ठ बहन, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं, शायद मैं मदद कर सकूं। हुआ कियान ठिठक गया, तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया, जब मैं पहली बार शामिल हुआ था तो आपकी और सीनियर सिस्टर मुरोग की देखभाल के लिए धन्यवाद। सीनियर सिस्टर और जूनियर भाई में से एक को दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। अब जब आपको परेशानी हो रही है तो स्वाभाविक रूप से मुझे आपकी सहायता करनी चाहिए।
हुआ कियान ने सच्चे दिल से मोहुआ को देखा, उसका दिल शांत हो गया, फिर भी उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आप इस समय साधना के महत्वपूर्ण चरण पर हैं, आपको अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अनावश्यक परेशानियों में नहीं उलझना चाहिए। ठीक है, मोहुआ ने आह भरी, फिर उसकी आंखें चमक उठी, एक कदम पीछे हटते हुए उसने कहा, बड़ी बहन, आप मुझे पहले ये क्यों नहीं बताती कि क्या हुआ? शायद मैं आपको कुछ सलाह दे सकूं। यह हुआ कियान ने एक क्षण के लिए सोचा और अंततः सिर हिला दिया। वह जीवंत स्वभाव की थी और उसके विचार उथले थे, इसलिए वह बातें छिपा नहीं सकती थी। अपने दिल में यह बात लेकर वह बेचैन थी और किसी को ये बात बताने के लिए उत्सुक थी, लेकिन 100 फ्लावर वैली के साथी शिष्यों के साथ बात करना उसके लिए असुविधाजनक था। उसने सीनियर सिस्टर मुरोग से मिलने के बारे में सोचा, लेकिन हिचकिचाई। मोहुआ के शब्दों ने उसे इस बिंदु पर ला दिया जहां वह अब और नहीं रोक सकती थी। इसके अलावा वह मोहुआ से काफी परिचित थी और जानती थी कि अपनी छोटी उम्र के बावजूद वह हमेशा बुद्धिमान था, संकटों में अडिग, काफी साधन संपन्न था और कई बार एक वरिष्ठ बहन होने के नाते उससे भी अधिक विश्वसनीय था। हुआ कियान ने गहरी सांस ली और फिर पूछा, क्या तुम्हें अभी भी याद है? वह सीनियर सिस्टर ये, वरिष्ठ बहन ये। मोहुआ ने अनजान होने का नाटक किया, कुछ देर याद किया और सिर हिलाया। क्या ये वही अंडाकार चेहरे वाली, गोरी और सुंदर और परिष्कृत स्वभाव वाली सीनियर सिस्टर ये है? मुझे याद है। सीनियर सिस्टर ये को क्या हुआ था? हुआ कियान की अभिव्यक्ति में दर्द झलक रहा था। वह उसकी आवाज थोड़ी रुंध गई, उसने अपने होंठ काट लिए और अंत में कहा, मर गई। मोहुआ की आंखों में हल्की उदासी दिखाई दी। बड़ी बहन ये, उनकी मृत्यु कैसे हुई? मोहुआ ने धीरे से पूछा। उसने आत्महत्या कर ली। मोहुआ ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, वह अचानक आत्महत्या क्यों करेगी? हुआ कियान का दिल दुख रहा था। कुछ शब्द अगर दिल में रख लिए जाएं तो कभी बोले नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार बोल देने के बाद इन्हें छुपाया नहीं जा सकता। हुआ कियान ने कहा, सभी बुजुर्ग दावा करते हैं कि जिन एर बहन की मृत्यु आत्महत्या से हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह मामला नहीं है, कम से कम इतना सरल तो नहीं है। जिन एर बहन बहुत अंतर्मुखी है, अच्छी पृष्ठभूमि से नहीं है, लेकिन वह बहुत दयालु है। हालांकि वह ठंडी लगती है, वह बहुत ख्याल रखने वाली है। उसे मैग्नोलिया के फूल बहुत पसंद हैं और कभी कभी जब उसके पास खाली समय होता है तो वह हमारे साथ साझा करने के लिए पेस्ट्री बनाती है। हर कोई उसके साथ प्रतिदिन अच्छा व्यवहार करता है। जिन एर बहन जैसा कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के आत्महत्या कैसे कर सकता है? मैं स्पष्ट रूप से पता लगाना चाहता हूं कि जिन एर बहन वास्तव में कैसे मर गई, लेकिन हर कोई चुप है। बड़े बुजुर्ग जोर देकर कहते हैं कि जिन एर ने आत्महत्या की है। मैं अपनी साथी बहनों से जांच में मदद मांगना चाहती हूं, लेकिन कुछ उदासीन हैं, कुछ लापरवाही बरत रही हैं और कुछ तो मुझे इसमें शामिल न होने की सलाह भी दे रही हैं। इस बिंदु पर हुआ कियान कुछ हद तक दुखी लग रहा था। तो आप इस मामले की जांच में मदद के लिए सीनियर सिस्टर मुरोग से संपर्क करना चाहती थी? मोहुआ ने पूछा। हुआ कियान ने सिर हिलाया, मैं सिस्टर मुरोग से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन हुआ कियान ने आह भरी, मुझे उसे परेशान करने का डर है। अगले साल दाव सम्मेलन है और सिस्टर मुरोग मेरी तरह नहीं है। उसमें बहुत प्रतिभा है और उससे बड़ी उम्मीदें हैं। उसे दाव सम्मेलन में जगह मिलने की उम्मीद है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बात उसका ध्यान भटकाए। दाव सम्मेलन। मोहुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे याद आया कि सीनियर सिस्टर मुरोग उससे 1 वर्ष आगे थी और वास्तव में अगले वर्ष ही उनके लिए दाव सम्मेलन में भाग लेने का समय था। हुआ कियान उदास दिखाई दिया। मोहुआ ने एक पल सोचा, फिर कहा, वरिष्ठ बहन कियान, मैं आपकी जांच में मदद क्यों नहीं करता? हुआ कियान थोड़ा हैरान हुआ, आप जांच कैसे करेंगे? मोहुआ ने कहा, आपके पास जो भी सुराग हैं, आप मुझे बता सकते हैं। आप जो भी जांच करना चाहते हैं, मुझे बता सकते हैं। सच कहूं तो। मोहुआ हुआ कियान के करीब झुका और धीमी आवाज में बोला, उद्धरण चिन्ह ... ताओवादी न्यायालय में मेरे संपर्क हैं। आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं, बशर्ते वह ताओवादी कानून का उल्लंघन न करता हो, मैं आपको पता लगाने में मदद कर सकता हूं। हुआ कियान हैरान रह गया। ताओवादी न्यायालय में संपर्क? आप सिर्फ एक मध्य चरण फाउंडेशन स्थापना जूनियर शिष्य हैं और आपके पास 5वें ग्रेड कियानेक्स्यू राज्य सीमा के ताओवादी न्यायालय में संपर्क है। वास्तव में मोहुआ को चिंता थी कि वह उस पर विश्वास नहीं करेगी,
इसलिए उसने चुपके से टोंगक्सियन शहर से अपना ताओवादी कोर्ट बैज निकाल लिया ताकि वह मिल जाए, और साथ ही गु चांगहुआई द्वारा दिया गया पत्र टोकन भी दिखाया जो ताओवादी कोर्ट के लिए विशिष्ट था। हुआ कियान ने शून्यता से देखा और सिर हिलाया। लेकिन उसे अभी भी कुछ चिंता थी, इस मामले में कुछ परेशानी हो सकती है। आप कोई बात नहीं, मोहुआ ने कहा, मेरे मजबूत संबंध हैं। एल्डर मास्टर जून ने मुझसे कहा था कि जब तक मैं नेक चाल चलूंगा और बुरे काम नहीं करूंगा, अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो वे मेरा साथ देंगे। इसके अलावा 10,000 राक्षसों की घाटी की घटना के बाद वह जुन जियो और जुन जिक्सियन जैसे लोगों से अच्छी तरह परिचित हो गया है। कुछ छोटी मोटी समस्याओं के लिए एल्डर मास्टर जून को परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं होगी। हुआ कियान ने भी मुरोंग कहियुन को ताइक्सू गेट के एल्डर मास्टर जून का उल्लेख करते सुना था और उसने अपने दिल में एक झटका महसूस किया। मोहुआ के प्रति उसकी नज़र बदल गई। उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि जूनियर भाई मो, जो हानि रहित दिखते थे, वास्तव में ऐसी क्षमताएं और गहरी पृष्ठभूमि रखते थे। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ हुआ कियान ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं जूनियर भाई मो को परेशान करूंगा। विनम्र होने की जरूरत नहीं है, मुझे यही करना चाहिए। मोहुआ ने हाथ हिलाया और फिर उसने अपनी सोची हुई योजना सामने रख दी। वरिष्ठ बहन, जब आप 100 फ्लावर वैली वापस लौटें तो अपने इरादों को उजागर किए बिना चुपचाप जांच करें। वरिष्ठ बहन, ये जिनसे संबंधित सभी मामलों को सावधानीपूर्वक नोट करें, जिसमें ये भी शामिल है कि उन्होंने किससे बातचीत की, वे कहाँ गईं और उन्होंने क्या कहा, क्या किसी के साथ कोई दुश्मनी है, किसी के साथ कोई द्वेष है, इत्यादि भी। मोहुआ ने धारा प्रवाह बोलते हुए कई विवरण गिनाए। हुआ कियान कुछ हद तक चकित दिखाई दिया। जूनियर भाई मो, वह इसमें इतना निपुण कैसे है? लेकिन फिर उसने सोचा, ताओवादी न्यायालय से उसके संबंध को देखते हुए मामलों की जांच करने में उसका ज्ञान काफी उपयुक्त लगता है। हुआ कियान ने सिर हिलाया। ठीक है जूनियर भाई मो, मुझे याद आ गया। मोहुआ ने फिर व्यवस्था की, अगर हमें कुछ पता चला तो हम यहीं मिलेंगे। अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं आपको भी बता दूंगा। ठीक है। हुआ कियान की निगाहें दृढ़ थीं। वह जिन एर की मौत का असली कारण उजागर करने के लिए दृढ़ थी। इसके बाद हुआ कियान 100 फूलों की घाटी में लौट आया और मोहुआ ताइक्सू गेट पर लौट आया। 100 फ्लावर वैली में मोहुआ के पास अब एक जासूस था। कुछ दिनों बाद दोनों तय समय के अनुसार ताइक्सू गेट पर्वत की तलहटी में मिले। हुआ कियान ने गुप्त रूप से मोहुआ को एकत्रित जानकारी बताई। अन्य बहनों की तरह जिन एर बहन भी आमतौर पर संप्रदाय के बुजुर्गों, प्रशिक्षकों या साथी शिष्यों के साथ बातचीत करती थीं और इसमें कुछ विशेष नहीं था। मैंने भी उसके किसी के प्रति द्वेष रखने के बारे में नहीं सुना है। उसकी बातें और काम हमेशा की तरह थे, सिवाय एक बात के जो अजीब लग रही थी। हुआ कियान की अभिव्यक्ति उलझन भरी थी। मेरी एक वरिष्ठ बहन के अनुसार जिनेर ने पहले उससे एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा था। अजीब सवाल है? हाँ, हुआ कियान ने धीरे से कहा। उसने पूछा, क्या किसी व्यक्ति के मरने के बाद वह भूत बन सकता है? मोहुआ की पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं। भूत? लोग मर जाते हैं तो क्या वे भूत बन जाते हैं? सीनियर सिस्टर ये ने ऐसा क्यों पूछा? ये हो सकता है। मोहुआ का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। कुछ सोचने के बाद उसने हुआ कियान से पूछा, वरिष्ठ बहन कियान, क्या वरिष्ठ बहन ये जिनका कोई सामान बचा है? हुआ कियान ने एक पल सोचा और अपना सिर हिलाया। ये कहना मुश्किल है, सिस्टर जिन एर की आत्मदाह से मृत्यु हो गई, पूरा घर जल गया, कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ बचा भी था तो वह सब संप्रदाय द्वारा एकत्र किया गया और ये परिवार को सौंप दिया गया। तो फिर कोई नहीं है। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक उसे प्रेरणा मिली। क्या कोई किताबें हैं या कोई ज़ेड स्लिप? वे सब भी जल गए। नहीं, मोहुआ ने कहा, उसकी अपनी नहीं, जो उसने संप्रदाय से उधार ली थी, किताबें और ज़ेड स्लिप्स। हुआ कियान अचंभित रह गई और फिर उसे समझ आ गया। मोहुआ ने कहा, पुस्तक मंडप में जांच करने का प्रयास करें, देखें कि क्या वरिष्ठ बहन ये जिन ने अपनी मृत्यु से पहले कोई पुस्तकें या ज़ेड स्लिप उधार ली थी, उनमें कुछ सुराग हो सकते हैं। हुआ कियान ने मोहुआ को आश्चर्य से देखा और मन ही मन उसकी प्रशंसा की। कनिष्ठ भाई मो वास्तव में उल्लेखनीय रूप से चतुर है। हुआ कियान ने कहा, पुस्तक मंडप में अभिलेख गोपनीय है, लेकिन मेरी एक चाची है जो वहां एक एल्डर है, मैं उनसे मदद मांग सकती हूँ। कल इसी समय मैं आपके लिए पुस्तकें और ज़ेड स्लिप लाऊंगी, और अगर मैं उन्हें प्राप्त नहीं कर पाई तो मैं आपको बताने आऊंगी।
मोहुआ ने सिर हिलाया, ठीक है। अगले दिन अपनी कक्षा समाप्त करने के बाद मोहुआ पहाड़ की तलहटी में प्रतीक्षा करने के लिए जल्दी आ गया। थोड़ी देर बाद ब्रोकेड पहने और आकर्षक दिखने वाली हुआ कियान वहां पहुंची। वे दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे एक दूसरे के बगल में बैठे थे। हुआ कियान ने मोहुआ को 100 फूलों से कढ़ाई किया हुआ एक स्टोरेज बैग दिया और एक लंबी सांस ली। ये थोड़ा परेशानी भरा था। मैंने जो भी कहा मेरी चाची ने मानने से इनकार कर दिया। मैंने उन्हें काफी देर तक मनाया और परेशान किया और यहाँ तक कि वादा भी किया कि इस संप्रदाय के मूल्यांकन में मैं निश्चित रूप से कीमिया में ग्रेड 1 प्राप्त करूंगा, इससे पहले कि वह मान जाती और मेरे लिए रिकॉर्ड की जांच करती। हुआ कियान ने भंडारण बैग की ओर इशारा करते हुए कहा, पिछले महीने सिस्टर जिन एर ने पुस्तक मंडप से जो भी ताओ साधना पुस्तकें उधार ली थीं, वे सभी इस भंडारण बैग में हैं। फिर उसने याद दिलाया, ये बाहरी लोगों को नहीं दिखाए जाने चाहिए। जूनियर भाईमो, कृपया इन्हें मत खोना, वरना मैं अपनी चाची को समझा नहीं पाऊंगी। समझ गई वरिष्ठ बहन, निश्चिंत रहो, मोहुआ ने आश्वासन दिया। हुआ कियान को राहत महसूस हुई, लेकिन अभी भी कुछ संदेह था। लेकिन क्या वास्तव में उनमें कोई सुराग है? आशा करते हैं। मोहुआ की आंखें थोड़ी चमक उठी। ताइक्सू गेट के अंदर शिष्य के निवास पर लौटने के बाद मोहुआ ने वह भंडारण बैग खोला जो हुआ कियान ने उसे दिया था। ये 100 फ्लावर वैली से एक भंडारण बैग था। इस पर रंग बिरंगे फूलों की कढ़ाई की गई थी। भंडारण बैग के अंदर कुल 4 ताओ साधना कैनन और एक जेड पर्ची थी। मोहुआ ने एक एक करके उन पर नजर डाली। जेड स्लिप में फूलों की खेती की विधि दर्ज की गई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के मूल्यवान मैग्नोलिया फूलों की देखभाल करने का तरीका बताया गया था। 100 पुष्प घाटी का नाम फूलों के नाम पर रखा गया है और पुष्प कला वहां के ताओ साधना पाठ्यक्रमों में से एक है। 100 पुष्प घाटी की सभी महिला शिष्याएं पुष्प कला में कुछ हद तक पारंगत हैं। और मोहुआ को याद आया कि सीनियर सिस्टर कियान ने उल्लेख किया था कि सीनियर सिस्टर ये जिनको उनकी मृत्यु से पहले मैग्नोलिया फूल बहुत पसंद थे, इसलिए पुष्प कला सीखने में उन्होंने मैग्नोलिया पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन वह स्वयं पुष्प कला के बारे में कुछ नहीं जानते थे। यदि इसे खाया न जा सके तो वह इसे उगाने के भी शौकीन नहीं थे। मोहुआ ने जेड पर्ची को सरसरी तौर पर देखा, कुछ नहीं मिला और उसे कुछ समय के लिए एक तरफ रख दिया। इसके बाद ताओ साधना के कई सिद्धांत थे। इनमें से कुछ कीमिया के बारे में थी, कुछ साधना के बारे में थी और एक में महिलाओं को मेकअप और रूज लगाने की विधि सिखाई गई थी। लेकिन अंतिम पुस्तक बहुत ही विचित्र थी। पुस्तक का शीर्षक था खेती में 100 वर्जनाएं। ये पुस्तक साधना के दौरान लगभग 100 निषिद्ध कार्यों के बारे में थी, ताकि शिष्यों को भटकने और बुरे मार्गों पर जाने से रोका जा सके। मोहुआ ने किताब पलटी और अचानक उसकी नजर एक पन्ने पर रुक गई। इस पृष्ठ पर हल्की सी सिलवटें थीं। उस पर पानी के दाग थे जो आंसू के निशान जैसे लग रहे थे। आंसू के निशान के पास एक पंक्ति लिखी थी, उद्धरण चिन्ह ... यदि किसी की मृत्यु दुखद रूप से गहरे आक्रोश के साथ होती है तो वह सबसे भयंकर भूत या सत्ता में बदल सकता है। दुखद मृत्यु, भारी आक्रोश, भूत में परिवर्तन। मोहुआ का दिल धीरे धीरे डूबने लगा। उसने एक क्षण सोचा, फिर भंडारण बैग को एक तरफ रख दिया, सफेद हड्डी वाली टूटी तलवार निकाली, एक छोटी सी मुहर उठाए और पूछा, स्वॉर्ड बोन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मास्टर, स्वॉर्ड बोन ने कहना शुरू किया, फिर तुरंत महसूस किया कि मोहुआ को ये 2 शब्द नापसंद हैं और उसने अपना संबोधन बदल दिया, युवा मास्टर, कृपया पूछें। तुम दुष्ट आत्मा कैसे बन गए? मोहुआ ने पूछा। यह स्वॉर्ड बोन ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें पहले से पता नहीं था? मैं तुम्हारे द्वारा मारा गया था, मेरा मांस और खून गायब हो गया था और मेरी दिव्य आत्मा टूटी हुई तलवार पर परजीवी बन गई थी, एक तलवार दानव में बदल गई थी। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, क्या आपकी स्थिति कुछ विशेष नहीं है? स्वॉर्ड बोन अंदर से कांप उठा, उसे अपराधबोध हुआ। युवा मास्टर, आपका मतलब है? मोहुआ ने कहा, मैंने दूसरों को मारा है और कई लोगों को मरते देखा है, लेकिन जो लोग मृत्यु के बाद दुष्ट आत्माओं में बदल सकते हैं वे बहुत कम हैं। मोहुआ ने जिन लोगों से मुलाकात की उनमें तलवार की हड्डी के अलावा मृत्यु के बाद केवल एक ही व्यक्ति दुष्ट आत्मा में परिवर्तित हुआ, वह था झांग क्वान, जो एक फाउंडेशन बिल्डिंग साधक था, जो दक्षिण यू शहर में शव पर्वत पर शवों को परिष्कृत करने में लू चेंगयुन के साथ सहयोग कर रहा था। लेकिन झांग क्वान की स्थिति विशेष थी। उनका पूरा परिवार लाशभूत था। उनके पास एक पैतृक ज़ॉम्बी छवि भी थी और मृत्यु के बाद पूरा परिवार बड़े करीने से उस छवि में प्रवेश करता था।
इसमें अवश्य ही कुछ विरासत शामिल होगी। हालांकि महुआ कौपसपात से नहीं था, इसलिए वह ये नहीं बता सका कि झांगक्वान के परिवार को कौन सा दुष्ट मंत्र विरासत में मिला था। लेकिन झांगक्वान के अलावा अन्य साधक मर गए और बस यही हुआ। वे आसानी से दुष्ट आत्मा भूत में नहीं बदलेंगे। स्वॉर्ड बोन एक और अधिक असामान्य मामला था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे पहले ही तैयार कर लिया गया था, या तो अपने जादुई खजाने को परिष्कृत करने और गोल्डन कोर डायमंड कल्टीवेटर का दर्जा प्राप्त करने के लिए, या फिर मृत्यु पर अपना मांस और रक्त खोने और तलवार दानव में परिवर्तित होने के लिए। समय 10,000 राक्षसों की घाटी में स्थिति अत्यावश्यक थी और महुआ के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। अब सावधानीपूर्वक विचार करने पर यहाँ एक महत्वपूर्ण समस्या प्रतीत होती है। उसकी नजर में भी तलवार दानव एक चींटी जैसा है, एक दुष्ट आत्मा जिसे वह अपनी मर्जी से कुचलकर मार सकता है। लेकिन एक तरह से वह मानव दाव से भूत पथ पर चला गया है और सच्ची मृत्यु और दाव के विलुप्त होने से बच गया है। यदि चयन करना इतना आसान होता तो बड़ी संख्या में साधक मृत्यु के बाद स्वेच्छा से तलवार दानव बन जाते। लेकिन स्पष्टतः ऐसा कोई सौभाग्य नहीं है। अधिकांश कृषक मर जाते हैं और यह अंतिम बात होती है। इस तलवार की हड्डी में कुछ गड़बड़ है। सफेद हड्डी टूटी तलवार के भीतर तलवार की हड्डी कुछ हद तक कांप रही थी। शासक के करीब होना बाघ के करीब होने जैसा है। खास बात यह है कि यह बाघ न केवल शक्तिशाली और भयंकर है, बल्कि एक दुष्ट राक्षस के निकट की मानसिकता भी रखता है। तलवार की हड्डी की आवाज भारी थी। वह शांत रहने की कोशिश करते हुए बोली। युवा मास्टर के प्रश्न का उत्तर देते हुए, 10,000 राक्षसों की घाटी में दिन का प्रकाश नहीं था और मैंने केवल भयावह स्थिति में एक धुंधली आशा को पोषित किया, ये सोचकर कि यदि किसी भी तरह से तलवार दानव बनना भी जीवित रहने का एक रास्ता था। अंत में एक भाग्यशाली संयोग से मैं आपके द्वारा मारा गया, युवा गुरु, और मेरी दिव्य आत्मा ने सफेद हड्डी वाली टूटी तलवार में प्रवेश किया और सफलतापूर्वक एक तलवार दानव में परिवर्तित हो गई। मेरा मानना है कि यह आपके द्वारा प्रदान किए गए सौभाग्य के कारण था, छोटे युवा गुरु। आपके बिना, छोटे युवा गुरु, शायद मैं इस रास्ते पर नहीं चल पाता। शायद गोल्डन कोर को तोड़ते समय मैं पूरी तरह से गायब हो जाता और कोई अवशेष नहीं छोड़ता। तलवार की हड्डी ने महुआ की धीरे से चापलूसी की। महुआ की निगाहें कुछ हद तक दिलचस्प थीं, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा, बल्कि कहा, क्या आप जानते हैं कोई व्यक्ति भूत में कैसे बदल सकता है? तलवार की हड्डी जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। यह अनिश्चित था कि महुआ को इस भूतिया रास्ते के बारे में कितना पता था और उसे डर था कि अगर यह रास्ता भटक गया तो महुआ को कुछ पता चल जाएगा। फिर भी स्पष्ट है कि वह चुप भी नहीं रह सकता था। तलवार की हड्डी थोड़ा हिचकिचाई, फिर धीरे से कहा, विशेष परिस्थितियों के कारण साधक अपना शरीर खो देते हैं, लेकिन उनकी दिव्य इंद्रिय बनी रहती है, जो समय के साथ भूत बन जाती है। भूत मानव शरीर की लालसा रखते हैं, विशेष रूप से अपने निकट संबंधियों के शरीर की। यदि कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है तो गुरु, सहकर्मी, ताओवादी मित्र, उनसे संबंधित कोई भी व्यक्ति, उनकी यादें रखने वाला कोई भी व्यक्ति उनका शिकार बन जाएगा। वे इन लोगों पर परजीवी बनकर उनके दिव्य विचारों को खा जाएंगे और उन्हें खा लेने के बाद वे उन्हें खाना जारी रखने के लिए अगले मेजबान की तलाश करेंगे। और जो लोग भूतों द्वारा परजीवी हो जाते हैं, उनके स्वभाव में भारी परिवर्तन आ जाते हैं। वे अपनी इंद्रियां खो देते हैं और जब उनकी दिव्य इंद्रियां भूत द्वारा पूरी तरह से निगल ली जाती हैं, तो वे नष्ट हो जाते हैं। ... तलवार की हड्डी ने घबराहट में ये शब्द समाप्त किए। महुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। तलवार की हड्डी के शब्द भगवान पीले पर्वत द्वारा कहे गए शब्दों के समान थे। क्या कोई विशेष परिस्थितियां हैं? महुआ ने फिर पूछा। विशेष परिस्थितियां, उदाहरण के लिए? महुआ को कल्टीवेशन टैबूज की यह कहावत याद आई, यदि कोई व्यक्ति गहरी आक्रोशपूर्ण ऊर्जा के साथ दुखद रूप से मर जाता है तो वह सबसे भयंकर भूत बन सकता है। दुखद मृत्यु। तलवार की हड्डी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ। उसने एक क्षण सोचा, फिर सच्चाई से कहा, किसी भी चीज के अपवाद होते हैं, और प्रेत पथ के भी। कुछ लोग प्रेत पथ की साधना करते हैं, स्वेच्छा से प्रेत साधक बन जाते हैं। कुछ लोग अपने शरीर खो देते हैं, आवश्यकतावश प्रेत बन जाते हैं। कुछ दुर्भाग्य से बुरी वस्तुओं से ग्रस्त हो जाते हैं और बुरी आत्माओं में बदल जाते हैं। लेकिन ये सामान्य मामले हैं। चरम स्थिति दुखद मृत्यु है, जहां साधक जीवन में अत्यधिक पीड़ा और पीड़ा सहता है और उसके मन में तीव्र आक्रोश और घृणा भर जाती है। इस प्रकार दुखद मृत्यु उसे दुष्ट भूत, भयंकर भूत, जानलेवा भूत, भयंकर भूत और अन्य भयानक आत्माओं में बदल देती है।
ये भयंकर भूत सामान्य दुष्ट आत्माओं से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं, उनका आक्रोश अत्यंत तीव्र होता है, जिससे उनकी हत्या भयानक हो जाती है। मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ऐसा प्रतीत होता है कि लॉर्ड येलो माउंटेन ने इन बातों का कभी उल्लेख नहीं किया। उसने अपना सिर घुमाया और चुपचाप अपने हाथ में पकड़ी हुई सफेद हड्डी वाली टूटी तलवार की ओर देखा। यह तलवार हड्डी काफी कुछ जानती है। ठीक है, आपको बर्खास्त कर दिया गया है, मो हुआ ने कहा, फिर दिव्य लॉक सरनी को पूरक किया, तलवार की हड्डी को फिर से सील कर दिया। सफेद हड्डी तलवार में, तलवार हड्डी ने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी, जबकि मो हुआ के माथे पर चिंता की एक झलक छा गई। अच्छी बात नहीं है। यदि यह वास्तव में ऐसा था, तो क्या ये हो सकता है कि वरिष्ठ बहन ये जिन ने दुखद तरीके से मरने, आक्रोश को पोषित करने और एक भूत में परिवर्तित होने का इरादा किया था, जिसके कारण उसने आग लगा दी, जिससे वह जीवित जल गई। इतना दर्द सहना, सब एक भयंकर भूत बनने के लिए। लेकिन भूत में तब्दील होना इतना आसान नहीं है। यदि वह भयंकर भूत नहीं बनी, तो सब ठीक है। यदि वह सचमुच रूपांतरित हो गई, तो वह मनुष्यों को भक्षण करना शुरू कर सकती है। और उसकी मृत्यु ये परिवार में नहीं बल्कि 100 फ्लावर वैली में हुई। 100 फ्लावर वैली के अंदर उसकी सहपाठी बहनें रहती हैं जिनके साथ उसने घनिष्ठ संबंध बनाए थे। यहाँ तक कि अगर वह ऐसा नहीं चाहती, तो भी भयंकर भूत की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वह शरीरों पर कब्जा करना शुरू कर देगी तथा भक्षण करने के लिए दिव्य इंद्रियों की खोज करेगी। ये भी बहुत संभव है कि वह पहले से ही भूतग्रस्त हो। मो हुआ की अभिव्यक्ति गंभीर थी। ... अगला दिन निर्धारित विश्राम का दिन था। मो हुआ ने हुआ कियान से मिलने का प्रबंध किया और मोटे तौर पर स्थिति समझाई। उन्होंने भूत वाली बात का जिक्र नहीं किया, सिर्फ इतना कहा, वरिष्ठ बहन ये जिनकी मृत्यु का तरीका कुछ अजीब है और उनके मन में गहरा आक्रोश है, जिससे बुरे विचार पैदा हो सकते हैं। हो सकता है कि 100 फ्लावर वैली में भयावह घटनाएं घटित हों। मो हुआ ने शुरू में सोचा था कि उसे समझाने में अधिक प्रयास करना पड़ेगा। अप्रत्याशित रूप से ये सुनकर हुआ कियान का चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपते हुए बोली, हाँ जूनियर भाई, आप सही हैं। मो हुआ का दिल बैठ गया। हुआ कियान ने आगे कहा, इन दिनों जो बहनें सिस्टर जिन एयर के ज्यादा करीब थीं, वे अक्सर बेचैन रहती हैं, कभी कभी तो रात में बुरे सपने भी देखती हैं। उन्हें सपने में सीनियर सिस्टर ये जिन दिखाई देती हैं, जिनका चेहरा बहुत पीला है, खून से लथपथ, उन्हें चुपचाप घूर रही हैं और कह रही हैं, बहुत गंदी हैं, अब और नहीं जी सकती। थोड़ी देर बाद दुर्स्वप्न में कर्म की आग भड़क उठती है। बहन जिन एयर आग की लपटों के बीच खड़ी है, इतनी जली हुई कि पहचान में नहीं आ रही है, किसी राक्षस जैसी दिख रही है। हुआ कियान की अभिव्यक्ति भय और हृदय पीड़ा दोनों से भरी हुई थी। हुआ को भारी मन महसूस हुआ और उसने सोचा कि वास्तव में स्थिति कुछ गंभीर हो गई है। ये संकेत पहले से ही एक भयंकर भूत में परिवर्तित होने का अग्रदूत हो सकते हैं। हुआ कियान ने मो हुआ की ओर देखा और खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, जूनियर भाई मो, क्या जूनियर बहन जिनको कुछ हुआ है? ये कहना अभी भी कठिन है। मो हुआ ने आह भरी। अभी भी अपेक्षाकृत कुछ सुराग थे और वह केवल अनुमान ही लगा सकते थे। जहां तक सत्य का प्रश्न है, उसे प्रत्यक्ष रूप से देखे बिना उसके बारे में निर्णय करना कठिन था। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद मो हुआ ने आखिरकार कहा, बहन कियान, क्या आप मुझे 100 फूलों की घाटी में ले जा सकती हैं? हुआ कियान दंग रह गई। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। 100 फूल घाटी के नियम बहुत सख्त हैं, सभी पुरुष साधकों का वहां प्रवेश वर्जित है। क्या वास्तव में कोई अपवाद नहीं है? कोई नहीं, हुआ कियान ने उत्तर दिया। ठीक है तो, मो हुआ को थोड़ी निराशा हुई। ऐसा लग रहा था कि वह केवल अन्य तरीकों के बारे में ही सोच सकता था। उदाहरण के लिए, क्या वह उन सभी 100 फूल घाटी के शिष्यों को बुला सकते थे जो वरिष्ठ बहन ये जिन से परिचित थे, विशेषकर वे लोग जिन्हें सीनियर सिस्टर ये जिन के बारे में बुरे सपने आते थे। जब मो हुआ गहरी सोच में डूबा हुआ था, हुआ कियान ने चुपके से उसे देखा। उसकी निगाहें टिमटिमा रही थीं और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। दरअसल एक रास्ता है, हुआ कियान फुसफुसाया। क्या? मो हुआ कुछ आश्चर्यचकित हुआ। हुआ कियान की चमकती आंखें मो हुआ के चेहरे पर घूम गईं और अंततः अपने भीतर की उत्तेजना को दबाने में असमर्थ होकर उसने फुसफुसाते हुए कहा, कनिष्ठ भाई, यदि आप 100 फूलों वाली घाटी की ताओवादी पोशाक पहन लें तो मैं आपको अंदर ले जा सकता हूं।
मो हुआ अचंभित रह गया, उसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध थी और उसने तुरंत मना कर दिया। नहीं नहीं, कदापि नहीं। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और ताइक्सू गेट के कनिष्ठ भाई के रूप में वह सौफूल घाटी के ताओवादी वस्त्र कैसे पहन सकते थे? हुआ कियान ने जब ये कहा तो वह स्वयं आश्चर्यचकित रह गई। तभी उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह उसके जीवन का एकमात्र मौका हो सकता है, जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर। यदि वह इस बार चूक गई तो बाद में उसकी इच्छा पूरी करना हमेशा के लिए असंभव हो जाएगा। बस एक पल के लिए इसे पहन लो और घाटी में घुस जाओ, हुआ कियान ने कहा। कम से कम उसे सौफूल घाटी ताओवादी वस्त्र पहने जूनियर भाई मो की उपस्थिति देखने दी। मो हुआ ने अपने इनकार पर दृढ़तापूर्वक कहा, नहीं, मतलब नहीं। ठीक है। मो हुआ के दृढ़ रवैये को देखकर हुआ कियान को पछतावा हुआ, लेकिन उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो फिर हम जूनियर सिस्टर जिन के मामले की जांच कैसे करें? मो हुआ ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या आप उन वरिष्ठ बहनों को बुला सकती हैं जिन्हें बुरे सपने आए हैं, ताकि मैं उनसे मिल सकूं? हुआ कियान परेशान दिख रही थी, लेकिन फिर भी बोली, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन समय कम है और बहनों को भी काम है। हो सकता है कि वे सभी इस आराम की अवधि में न आ पाएं। ठीक है, मो हुआ ने सिर हिलाया, धन्यवाद वरिष्ठ बहन। उसके बाद हुआ कियान सौफूल घाटी में लौट आया। मो हुआ अभी भी ये जिन के मामले पर विचार कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा उसे अचानक एक समस्या का एहसास हुआ। इन वरिष्ठ बहनों को बुलाने से कोई फायदा नहीं हुआ। व्यक्ति की दिव्य भावना चेतना के सागर में संग्रहित होती है। भूत प्रेत आक्रमण करते हैं, चेतना के सागर पर भी आक्रमण करते हैं। अगर वह आदि आत्मा का उदय नहीं कर पाता तो उसकी दिव्य इंद्रियां उसके शरीर से बाहर नहीं जा पाती। जब तक भूत उसे अंदर न खींच ले, वह बस असहाय होकर देखता रह सकता था, कोई उपाय नहीं सूझता था। जहां तक तलवार की हड्डी का सवाल है, इस स्थिति में तलवार की हड्डी भी किसी काम की नहीं थी। इसके अलावा यह एक तलवार दानव था जिसे लोगों के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था। सबसे मुश्किल बात यह थी कि सीनियर सिस्टर ये जिनकी मृत्यु 100 फूलों वाली घाटी में हुई थी, उस स्थान पर मारी गई जहां शिकायतें सबसे अधिक थीं। स्रोत का समाधान न करते हुए भले ही उन्होंने कुछ वरिष्ठ बहनों को भूत या सपनों को दूर करने में मदद की थी, लेकिन वे केवल लक्षणों का उपचार कर रहे थे, कारण का नहीं, और समस्या का समाधान करने में असमर्थ थे। मो हुआ को सिरदर्द महसूस हुआ। विश्राम के दौरान उन्होंने पूरे दिन विचार किया, फिर भी कोई समाधान नहीं निकला। शाम के करीब बहुत आंतरिक संघर्ष के बाद मो हुआ ने अंततः गहरी सांस ली और हताश होकर हुआ कियान को एक संदेश भेजा। वरिष्ठ बहन, क्या 100 फूलों वाली घाटी की ताओवादी पोशाक पहनने से मैं सचमुच 100 फूलों वाली घाटी में घुस सकती हूँ? हाँ, लगभग तुरंत ही हुआ कियान ने बिजली की गति से जवाब दिया। मो हुआ, क्या वह सचमुच इतनी उत्सुक है? हुआ कियान ने मो हुआ को चुप देखा और तुरंत कहा, जब तक आप 100 फूलों की घाटी के ताओवादी वस्त्र पहनते हैं, मैं आपको घाटी में लाने के लिए जो कुछ भी करना होगा, करूंगा। मैं किसी भी दुर्घटना को संभाल सकता हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। हुआ कियान ने आत्मविश्वास से प्रतिज्ञा की। मो हुआ, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? मो हुआ के जवाब का इंतजार किए बिना हुआ कियान ने तुरंत कहा, तो फिर बात बन गई। इस तरह का काम जल्दी ही कर लेना चाहिए। कल सुबह सबसे पहले आकर मुझे ढूंढना। हुआ कियान ने एक तरफा फैसला किया। चूंकि जूनियर भाई मो सहमत हो गए हैं, इसलिए हमें शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। देरी से बदलाव आ सकते हैं। अगर मैं इसे कुछ दिनों तक खींचता हूं और जूनियर भाई मो अचानक अपना मन बदल देता है, तो मेरी इच्छा बर्बाद हो जाएगी। इस क्षण का लाभ उठाए, उसे पछताने का मौका मत दीजिए। मो हुआ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उन्होंने सीनियर सिस्टर ये जिन के बारे में सोचा और साधना की वर्जनाएं से एक दयनीय मौत मरना, भारी आक्रोश, एक भयंकर भूत में बदल जाना के बारे में कहावत पर विचार किया और असहाय होकर आह भरी। ठीक है, महान 100 फ्लावर वैली में ये जिन के साथ हुई घटना के कारण हुआ कियान कई दिनों से ठीक से खा पी नहीं पा रही थी और बहुत उदास महसूस कर रही थी। अचानक उसे लगा कि जीवन फिर से आशा से भर गया है। मुझे देखना है कि किस तरह का ताओवादी वस्त्र प्यारे जूनियर भाईमो पर सबसे अच्छा लगता है। हुआ कियान पूरी तरह से जागी हुई थी, उठी और बक्सों और अलमारियों में से रंग बिरंगे कपड़ों में से मोहुआ के लिए एकदम सही ताओवादी वस्त्र का चयन किया। अगली सुबह जल्दी मो हुआ ने हुआ कियान के गुफा निवास की यात्रा की।
गुफा निवास का स्थान उसे हुआ कियान ने बताया था। ये गुफा निवास घाटी के बाहर 100 फ्लावर्स सिटी में स्थित है और यह हुआ परिवार की संपत्ति है। हुआ कियान हुआ परिवार की प्रत्यक्ष वंशावली है और अपने परिवार द्वारा बहुत प्रिय है, इसलिए हुआ परिवार द्वारा उसे यह गुफा निवास सौंपा गया था ताकि वह अपने अवकाश के समय में रह सके, साधना कर सके, आराम कर सके, रसायन विद्या का अभ्यास कर सके या ताओवादी मित्रों का मनोरंजन कर सके। गुफा के सामने उथला सुगंध प्रांगण लिखी एक पट्टिका लटकी हुई थी। लिखावट को देखकर ऐसा लगता है कि सीनियर सिस्टर कियान ने इसे स्वयं लिखा है। मो हुआ गुफा निवास के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, पट्टिका को देख रहा था और तुरंत पछतावा हुआ, यह महसूस करते हुए कि उसे 100 फूल घाटी के ताओवादी वस्त्र पहनने के लिए आवेग में सहमत नहीं होना चाहिए था। क्या मुझे चुपके से भाग जाना चाहिए? 100 फ्लावर वैली के मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। रूजा बोर्ड के साथ काम भी वास्तव में इतना जरूरी नहीं है। वरिष्ठ बहन ये के संबंध में मैं केवल खेद व्यक्त कर सकता हूं। मो हुआ ने चिंतित होकर सोचा। वह धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हटा, मुड़ा और चुपके से भागने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, गुफा के निवास का दरवाजा अचानक खुल गया। जूनियर भाई मो, आप यहाँ हैं। हुआ कियान की आंखें चमक उठीं। वह सुबह जल्दी उठकर दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, इस डर से कि कहीं मो हुआ चुपके से भाग न जाए। इसलिए जैसे ही उसने उसे देखा, उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। नमस्ते वरिष्ठ बहन, मैं। मो हुआ हिचकिचाया, मुझे अचानक याद आया, संप्रदाय में कुछ मामले हैं मेरे पास। अभी भी अधूरे गठन चित्र हैं, शायद हम अगली बार 100 फूल घाटी में प्रवेश करने के बारे में बात कर सकते हैं। हुआ कियान ने उसके बहाने नहीं सुने, उसने तुरंत मो हुआ को पकड़ लिया। मो हुआ क्षण भर के लिए लापरवाह हो गया, चकमा नहीं दे सका और हुआ कियान ने उसे कसकर पकड़ लिया। वह मुक्त होने में असमर्थ था और असहाय होकर हुआ कियान ने उसे जबरन गुफा निवास में खींच लिया। इस गुफा निवास को हुआ कियान ने आरामदायक और उत्तम ढंग से सजाया था तथा हर जगह रंग बिरंगे फूलों की बहुतायत थी। गोलियों और फूलों की मिश्रित सुगंध ताजगीदायक। हुआ कियान ने मो हुआ को भीतरी कक्ष में खींच लिया, उसे मेज पर बैठा दिया, फिर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और उसे फॉर्मेशन से सील कर दिया। उसने निर्णय लिया कि चाहे जूनियर भाई मो आज 100 फ्लावर वैली में प्रवेश करे या नहीं, उन्हें ताओवादी वस्त्र अवश्य पहनना होगा जिसे उसने सावधानीपूर्वक तैयार किया था। मो हुआ ने अपनी आंखों के सामने केवल एक झलक देखी। अचानक एक बड़ा सोने के पैटर्न वाला भंडारण बॉक्स उसके सामने रख दिया गया। हुआ कियान ने बक्सा खोला, जिसमें अनगिनत वस्त्र बड़े करीने से सजाए गए थे। शैलियां या तो आकर्षक थीं, या सुरुचिपूर्ण, या गरिमापूर्ण, या सुंदर, सभी अलग अलग थीं। उन पर कीमती रेशमी धागों और उत्तम टांकों से सिले हुए भव्य नमूने थे। कुछ में जटिल पुष्प डिजाइन थे, कुछ में भव्य परिदृश्यों को दर्शाया गया था, कुछ में शानदार फीनिक्स पैटर्न थे जिनमें चमकदार प्रकाश बह रहा था, जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थे। मैं पूरी रात सोई नहीं, पूरी रात चुनने में बिता दी। हुआ कियान ने उत्सुकता से मो हुआ से कहा, जूनियर भाई मो, देखो तुम्हें कौन सी शैली पसंद है। मो हुआ ने उत्साहित चेहरे वाले हुआ कियान को देखा और अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक मेमना बाग की मांद में प्रवेश कर रहा हो। उसने अपना सिर घुमाया, बक्से में रखे कपड़ों पर नजर डाली और नम्रता से कहा, ये 100 फूल घाटी के ताओवादी वस्त्रों की तरह नहीं लगते। 100 फ्लावर वैली का ताओवादी वस्त्र, यद्यपि फूलों से कशीदाकारी किया गया था, वास्तव में एक मानक वस्त्र था। इसमें इतनी विविध प्रकार की विचित्र शैलियां नहीं होती। हुआ कियान रुका। वह लगभग भूल ही गई थी, मोहुआ ने 100 फूलों वाली घाटी का ताओवादी वस्त्र मांगा था। उत्साह में उसने केवल वही कपड़े चुने जो उसे पसंद थे। इतनी छोटी सी बात का इस पर कोई असर नहीं होना चाहिए, हुआ कियान ने फुसफुसाते हुए कहा, जब तक यह महिलाओं का ताओवादी वस्त्र है, इसे शायद 100 फूलों वाली घाटी में भी प्रवेश मिल जाना चाहिए। मो हुआ ने चुपचाप हुआ कियान को देखा। हुआ कियान को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। बस एक पल के लिए इसे पहनो, मुझे देखने दो। बस एक नजर ही काफी है। वरिष्ठ बहन, हमें 100 फ्लावर वैली में गंभीर काम है, मो हुआ ने अनिच्छा से कहा। हुआ कियान ने आह भरी, ठीक है। उसे पीछे मुड़ना पड़ा और 100 फूल घाटी के ताओवादी वस्त्रों में से कुछ सादे, जो उसकी पसंद के नहीं थे, चुने और उन्हें मो हुआ को सौंप दिया। छोटे भाई, पहले इसे पहन कर देखो। मो हुआ के दिल में अभी भी कुछ प्रतिरोध था।
लेकिन हुआ कियान ने उससे लगातार आग्रह किया, इसलिए वह मना नहीं कर सका, और अनिच्छा से उसने सौ फूल घाटी से भव्य ताओवादी वस्त्र पहन लिए। हुआ कियान ने एक नजर डाली, एक पल के लिए रुकी, फिर अपना मुंह ढकने से खुद को नहीं रोक सकी। मुंह हुआ पहले से ही सुस्पष्ट भौहों और सुरुचिपूर्ण आचरण के साथ सुंदर था, और अब चमकदार वस्त्र के साथ उसने शांत परिष्कार के साथ एक आकर्षक सौंदर्य दिखाया, जो लिंग तटस्थ आकर्षण के साथ एक स्पष्ट आकर्षण प्रदर्शित करता है। उसमें एक लड़की जैसी मासूमियत थी, लेकिन साथ ही एक युवक की ताकत भी थी। पुरुषों की तुलना में उनका कद विशेष रूप से लंबा नहीं था, लेकिन महिलाओं की तुलना में वे कुछ ऊंचे दिखाई देते थे। और वे आंखें तारों की तरह चमकती हुई। उनकी गहराई में करुणा का स्पर्श, गहनता का संकेत और अछूती भव्यता की आभा छिपी हुई थी। एक क्षण के लिए हुआ कियान को लगा कि यह वह रूप नहीं है जो एक व्यक्ति का होना चाहिए। किंवदंतियों में अमर प्राणी, ताओं में परिपूर्ण, यिन और यांग के सामंजस्यपूर्ण संयोजन के साथ सांसारिक धूल से अप्रभावित संभवतः ऐसे दिखते थे। बड़ी बहन, बड़ी बहन। मुंह हुआ के 2 बार पुकारने के बाद ही हुआ कियान अपनी घबराहट से बाहर आए। उसने तुरंत बक्से से कपड़ों का एक गुच्छा निकाला, उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने मुंह हुआ को देखा। जूनियर भाई, अब इन कपड़ों को पहनकर देखो। 100 फूल घाटी के मानक ताओवादी वस्त्र पहने हुए वह पहले से ही दोषरित जैद की तरह दिख रहा था, उत्कृष्ट और अलौकिक, इस तरह से सुंदर। यदि वह अधिक उत्तम वस्त्र पहन ले तो क्या होगा? एक साधु चमकने के लिए सोने पर निर्भर करता है, एक व्यक्ति कपड़ों पर निर्भर करता है। यहां तक कि अमर प्राणियों को भी अपने आप को निखारने के लिए परी के वस्त्रों की आवश्यकता होती है। जब तक मुंह हुआ ये कपड़े पहनाएगा और उसे देखने देगा, भले ही एक झलक के लिए, उसे कोई पछतावा नहीं होगा। मुंह हुआ ने अपना सिर जोर से हिलाकर पूरी तरह से मना कर दिया। नहीं, बस इसे पहनकर देखो। हुआ कियान ने पोशाक उठाए और मुंह हुआ को पहनाने के लिए आगे बढ़ी। इसी जद्दोजहद के बीच अचानक कमरे के बाहर से एक कोमल मगर धिक्कार भरी आवाज आए। कियान, तुमने दिन के उजाले में दरवाजा क्यों बंद कर दिया? गुफा निवास का प्रतीक पकड़े हुए मुरोंग कयून ने दरवाजा खोला और तुरंत एक ऐसे फर्श पर आ गया जो अव्यवस्थित कपड़ों और हेयरपिन से भरा था। एक शर्माती हुई हुआ कियान और मुंह हुआ जिसका चेहरा एक सेब की तरह लाल था, दोनों अपने 100 फूल घाटी ताओवादी वस्त्रों में एक साथ उलझे हुए थे। मुरोंग कयून तुरंत जम गया। अंदर मौजूद 2 लोग भी जम गए। एक क्षण बाद मुरोंग कयून क्रोध से कांप उठा। तुम? हुआ कियान का दिल तुरंत ठंडा हो गया। बहन मुरोंग, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोचती हैं। अभी भी बहस करने की हिम्मत है। बहन, मेरी बात सुनो। ... अराजकता के एक दौर के बाद गुफा के दरवाजे फिर से बंद हो गए। मुरोंग कयून अंदर बैठी थी, उसका चेहरा कठोर था। हुआ कियान और मुंह हुआ एक दूसरे के बगल में बैठे थे, उनके सिर ऐसे झुके हुए थे जैसे 2 बच्चों ने कुछ गलत किया हो। उद्धरण चिन्ह ... क्या सचमुच ऐसा है? मुरोंग कयून ने गंभीर चेहरे से पूछा। हाँ, हुआ कियान और मुंह हुआ बड़बड़ाए। मुरोंग कयून ने फटकार लगाई, भले ही आप जूनियर सिस्टर जिन एर की मौत के कारण की जांच करना चाहते हो, आप मुंह हुआ को 100 फूलों वाली घाटी के ताओवादी वस्त्र पहनाकर घाटी में घुसने नहीं दे सकते। एक बार मामला उजागर हो गया तो... हुआ कियान ने कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मुरोंग कयून ने कुछ झुंझलाहट के साथ कहा, आप अभी भी एक शिष्य मात्र हैं, और आपका स्वभाव एक बच्चे जैसा है। आप किस बात की जिम्मेदारी ले सकते हैं? हुआ कियान ने बुदबुदाया, कम से कम दोष जूनियर भाई मुंह पर तो नहीं आएगा। मुरोंग कयून ने उसे गुस्से से देखा। और आप जूनियर भाई मो को 100 फूल घाटी की महिला ताओवादी पोशाक कैसे पहनने दे सकते हैं? क्योंकि यह अच्छा लग रहा है। हुआ कियान ने कमजोरी से कहा। मुरोंग कयून लगभग उसके कान खींचना चाहता था। तभी मुंह हुआ ने भी अपना सिर उठाया और धीरे से कहा, वरिष्ठ बहन। मुरोंग कयून ने अपनी निगाहें मुंह हुआ की ओर घुमाई। बस एक नजर, और वह दूर नहीं देख सकती थी। जब वह पहले अंदर आई थी तो वह बहुत हैरान थी, क्रोध में इतनी डूबी हुई थी कि मुंह हुआ को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाई। अब शांत होकर और मुंह हुआ को फिर से देखते हुए वह तुरंत उसके लुभावने रूप को देखकर अभिभूत हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस क्षण उसके मन में ये बेतुका और हास्यास्पद विचार भी आया कि जूनियर सिस्टर कियान सही काम कर रही है। मुरोंग कयून ने तुरंत अपना सिर हिलाकर इस विचार को खारिज कर दिया, जबकि मुंह हुआ की आवाज उसके कानों तक पहुंची। उद्धरण चिन्ह ... वरिष्ठ बहन, ये जिनकी मृत्यु के पीछे अनकहे रहस्य अवश्य होंगे।
इसके अलावा जिस तरह से उसकी मौत हुई वह बेहद खतरनाक थी। मुरोंग कय्यून ने खुद को मोहुआ के चेहरे की ओर न देखने के लिए, बल्कि उसकी बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत प्रयास किया। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। असहनीय कमर दर्द से 7 दिन में राहत पाने का फॉर्मूला। खतरनाक। मुरोंग कय्यून उलझन में लग रहा था। हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि सीनियर सिस्टर जिन एर ने मरने से पहले क्या अनुभव किया था, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अन्याय और दर्द सहा होगा, पूरी तरह से निराश महसूस किया होगा। इसलिए उन्होंने साधना में वर्जित एक दुखद मौत मरना, शिकायत से भरा मुंह, एक भयंकर भूत में बदल जाना को ही अपना एकमात्र रास्ता चुना। एक भयंकर भूत में तब्दील हो जाना। मुरोंग कय्यून का चेहरा पीला पड़ गया। हुआ कियान भी डर से पीला पड़ गया। वह केवल इतना जानती थी कि ये जिन ने एक बार पूछा था कि क्या लोग मृत्यु के बाद भूत बन जाते हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक भयंकर भूत बनने और आत्महत्या पर विचार करेगी। यहां तक कि आत्मदाह जैसे दुखद तरीके से आत्महत्या करने की स्थिति तक। मुरोंग कय्यून को भी इस मुद्दे की गंभीरता का एहसास हुआ। यद्यपि वह भूतों और देवताओं के दांव से अपरिचित थी, फिर भी वह जानती थी कि एक बार कोई भयंकर भूत में बदल जाए तो वह अत्यधिक क्रूर हो जाएगा और अंतहीन आपदाओं का कारण बनेगा। साधक भूतों का नाम सुनते ही कांप उठते हैं, क्योंकि भूत मनुष्यों से भिन्न होते हैं। वे निराकार होते हैं, साधकों की रक्त और आध्यात्मिक साधना प्रणाली के विपरीत होते हैं, जिससे उनसे निपटना न केवल कठिन होता है, बल्कि अत्यंत खतरनाक भी होते हैं। कुछ उच्च कोटि के साधक, जिनकी दिव्य इंद्रियां गहन होती है, उन्हें भूतों से भय नहीं होता। लेकिन अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित करने के साधन के बिना उनके पास उन भूतों से निपटने का कोई तरीका नहीं होगा। अगर जूनियर सिस्टर जिन एर वास्तव में एक भयंकर भूत में बदल गई। मुरोंग कय्यून ने मोहुआ की ओर चिंतित भाव से देखा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी बहुत खतरे में हैं? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुरोंग कय्यून पूछने ही वाला था कि क्यों, लेकिन मोहुआ की शांत अभिव्यक्ति, गहरी आंखें और आश्वस्त स्थिरता की आभा देखकर वह पीछे हट गई। महत्वपूर्ण क्षणों में शांति कायम रहती है। पहली मुलाकात में जब भी मोहुआ को किसी संकट का सामना करना पड़ता था, तो वह कभी कभी यह भाव प्रदर्शित करता था। अब वर्षों बाद जब मोहुआ परिपक्व हुआ और उसने कुछ वर्ष कनिष्ठ भाई के रूप में बिताए, तो सब कुछ नियंत्रण में होने का यह आभामंडल और भी अधिक स्पष्ट हो गया। मुरोंग कय्यून ने आह भरी, ठीक है, सभी कृषकों के अपने रहस्य होते हैं, बातें पूछने के लिए नहीं होती। और जूनियर भाईमो के व्यक्तित्व के कारण वह आमतौर पर ऐसा कुछ भी नहीं करते जिसके बारे में उन्हें अनिश्चितता हो। मुरोंग कय्यून ने एक पल सोचा और फिर पूछा, क्यों न सीधे 100 फूल घाटी के बुजुर्गों को इसके बारे में बताया जाए? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, अभी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि 100 फ्लावर वैली के उच्च अधिकारी इसमें शामिल हैं या नहीं। बहन, ये जिनकी मृत्यु चाहे उनका इससे कोई लेना देना हो। मुरोंग कय्यून आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन जल्द ही उसे बात समझ आ गई। वह फिर से आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। एक पल सोचने के बाद उसने गंभीरता से कहा, 100 फूलों वाली घाटी महिला शिष्यों से भरी है और नियम सख्त हैं। किसी भी पुरुष साधक को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अगर आप चुपके से अंदर घुसते हैं तो कोई बात नहीं, जब तक कुछ गड़बड़ न हो। अगर आप पकड़े गए तो बस इतना कह दीजिए कि मैंने आपको जांच करने का निर्देश दिया था। मोहुआ दंग रह गया। हुआ कियान भी हैरान दिखी। वरिष्ठ बहन मुरोंग कय्यून ने अपना सिर हिलाया, मुझे भी जिन एर की स्थिति पर अफसोस है और मैं अन्य मामलों में मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैं केवल आपके लिए दोष ले सकता हूं। हुआ कियान ने कहा, वरिष्ठ बहन, आपको दोष लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं। मुरोंग कय्यून ने सख्ती से कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे पीछे मुरोंग परिवार है और हम करीब हैं। जिन एर के मामले में तुम मेरे साथ सांठगांठ कर सकते हो, लेकिन मोहुआ के साथ नहीं, वरना 100 फ्लावर वैली में ऐसे लोग हैं जो इस मामले का इस्तेमाल हुआ परिवार के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए करेंगे। हुआ कियान को समझ आ गया, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। अपनी बात पूरी करने के बाद मुरोंग कय्यून ने मोहुआ को सलाह दी, जाओ और जल्दी वापस आओ, ज्यादा देर मत रुको, सावधान रहो। उसने गहरी सांस ली, मोहुआ को गौर से देखा और गंभीरता से कहा, मैं जिन एर का मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूं। समझ गई सीनियर सिस्टर, चिंता मत करो। मोहुआ ने सिर हिलाया। देर हो रही थी और हुआ कियान मोहुआ को 100 फूलों वाली घाटी तक ले गया। गुफा में मुरोंग कय्यून अकेला रह गया।
जिन एयर के मामले के बारे में सोचते हुए वह भावुक हो गई। जमीन पर पड़ी तरह तरह की खूबसूरत पोशाकें देखकर उसका ध्यान खींच गया और वह दंग रह गई। उसका मन मोह हुआ कि उन पोशाकों को पहने हुए दिव्य दिखने की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाया। मुरो कयून का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने अपने विचारों को भटकाने के लिए जल्दी से अपनी बाह पर चुटकी काटी और असहाय होकर सोचने लगी, मुझे उस लड़की कियान ने गुमराह कर दिया होगा। सौफूल घाटी के पर्वतीय द्वार पर सुबह का सूरज चमक रहा था, जिससे घाटी खिले हुए जीवंत और रंग बिरंगे फूलों से जगमगा रही थी। पहाड़ी रास्ते के सामने हुआ कियान ने मोहुआ से फुसफुसा कर कहा, अब से तुम मेरी छोटी बहन हो। बाद में जब हम पहाड़ी द्वार में प्रवेश करेंगे तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और तुमसे बात करने का नाटक करूंगा। यदि कोई आपसे कुछ पूछे तो शर्मीले होने का नाटक करें और आसानी से बात न करें। मोहुआ ने कुछ असहजता से सिर हिलाया। हुआ कियान ने फिर से मोहुआ की ओर देखा, उसे पछतावा हो रहा था। इतने सारे सुंदर कपड़े जो जूनियर बहन मो नहीं, जूनियर भाई मो ने नहीं पहने। इसके अलावा कोई रूज या पाउडर नहीं लगाया गया था, केवल सौफूल घाटी के शिष्य का एक सरल हेयर स्टाइल था। हालांकि मोहुआ के प्राकृतिक लाल होंठ और मोती जैसे सफेद दांत सिर्फ 100 फूलों वाली घाटी के ताओवादी वस्त्र पहने हुए पानी से निकलते हुए हिबिस्कस की तरह दिखाई दे रहे थे, जिन्हें किसी अलंकरण की आवश्यकता नहीं थी। पाउडर और रूज लगाना अनावश्यक प्रतीत होगा। इसके अलावा जूनियर भाई मो को 100 फूल घाटी ताओवादी वस्त्र पहनाने में सक्षम होना काफी मुश्किल है, शायद इस जीवनकाल में केवल एक बार और अधिक देखना होगा। हुआ कियान ने चुपचाप अपने मन में सोचा। वह मोहुआ के साथ अधिक आत्मीयता से पेश आती थी, उसकी पानी जैसी निगाहें लगातार मोहुआ पर केंद्रित रहती थीं। मोहुआ उसकी निगाहों से बहुत असहज हो गया। दोनों पहाड़ी रास्ते से पहाड़ी द्वार की ओर चल पड़े। हुआ कियान के 100 फूल घाटी में अच्छे संबंध थे। रास्ते में कई महिला शिष्यों ने उनका अभिवादन किया और हुआ कियान ने एक एक करके उनका अभिवादन किया। कुछ लोगों ने मोहुआ के बारे में पूछताछ की और हुआ कियान ने बताया, यह मेरे कुल की छोटी बहनों में से एक है। अन्य महिला शिष्याएं आमतौर पर केवल आश्चर्य प्रकट करती थीं और प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाती थीं। कुछ लोगों को संदेह हुआ, लेकिन हुआ कियान के स्वाभाविक व्यवहार और इस छोटी कनिष्ठ बहन के साथ घनिष्ठ संबंध को देखते हुए उन्हें कुछ भी संदेह नहीं हुआ। पहाड़ी द्वार पर घाटी में प्रवेश करने के लिए सामान्यतः 100 फूलों के आदेश का उपयोग किया जाता था, लेकिन विश्राम के मौसम के कारण बहुत से शिष्यों के आने जाने के कारण इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया। हुआ कियान ने चुपके से अपना टोकन मोहुआ को दे दिया, फिर संप्रदाय की रक्षा करने वाली एक महिला बुजुर्ग से विनम्रतापूर्वक विनती की, आंटी, मैं अपना 100 फूलों का ऑर्डर भूल गया, कृपया मुझे अंदर आने दीजिए। महिला बुजुर्ग बहुत परेशान थी, उसने मना कर दिया, कदापि नहीं, कृपया मुझे अंदर आने दो। नहीं, नियम इसकी अनुमति नहीं देते। आंटी, महिला बुजुर्ग ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम मुझे दादी माँ भी कहो तो भी इसकी इजाजत नहीं है। तुम्हारी उम्र में गलतियां भूल जाती हो, 100 फूलों का ऑर्डर भी भूल जाती हो, वापस जाओ और उसे ले आओ। मुझे बस अंदर जाकर एक गोली शास्त्र लाना है और जल्दी से बाहर आना है। हुआ कियान कुछ उदास थी, वरना बार बार आना जाना बहुत ज्यादा मेहनत का काम होगा। आंटी, आपने खुद कहा था, एक साधक का समय सबसे कीमती होता है। महिला बुजुर्ग असहाय रह गईं। हुआ कियान ने फिर कहा, चाची, मुझे अंदर आने दो। आप मुझे इस बार माफ कर देंगी और मैं वादा करता हूं कि इस बार संप्रदाय की परीक्षा में प्रशिक्षण को ग्रेड बी मिल सकता है। बेकार, महिला बुजुर्ग ने हुआ कियान को घूरते हुए कहा, आप ग्रेड ए का वादा करने की भी हिम्मत नहीं करते। हुआ कियान ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे प्रथम श्रेणी ए अवश्य मिलनी चाहिए। ठीक है, महिला बुजुर्ग ने हुआ कियान को बड़ी शेखी बघारते और ऐसी महत्वाकांक्षा रखते हुए देखा और कहा, बस इस बार, अगली बार बिना टोकन के अंदर नहीं आने देंगे, भले ही आप आकाश को समझा दें। हुआ कियान ने खुशी से कहा, धन्यवाद आंटी। महिला बुजुर्ग हुआ कियान की तरफ मुड़ी, मोहुआ को चमकती आंखों से देखते हुए बस कुछ पूछने ही वाली थी। इस बीच हुआ कियान ने मोहुआ को पहाड़ पर खींच लिया। छोटी बहन, जल्दी करो। मोहुआ ने 100 फूलों का ऑर्डर पकड़ लिया, जिसे हुआ कियान ने ऊपर की ओर खींचा। ये देखकर महिला बुजुर्ग उन्हें रोक नहीं सकी और असहाय होकर आह भरते हुए बुदबुदाई, वह लड़की हमेशा इतनी उपद्रवी रहती है।
संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद हुआ कियान मोहुआ को एक एकांत घाटी में ले गया जहां आसपास कोई नहीं था और उसने राहत की सांस ली। अंततः चुपके से अंदर घुस गया, सौभाग्य से पकड़ा नहीं गया। उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। यदि इसका खुलासा हो गया तो इसका अर्थ होगा कि मिशन शुरू होने से पहले ही विफल हो गया। मोहुआ भी उसे इस तरह देखकर घबरा गया। यदि यह उजागर हो जाए तो शारीरिक मृत्यु के बारे में कहना कठिन है, लेकिन निश्चित रूप से यह सामाजिक मृत्यु होगी। अब मैं तुम्हें सिस्टर येजिन के शिष्य निवास पर ले चलूंगा, मेरे पीछे आओ। हुआ कियान ने मोहुआ से कहा। ठीक है, मोहुआ ने सिर हिलाया। इस प्रकार हुआ कियान ने मोहुआ का हाथ पकड़ लिया और 100 फूलों की घाटी के पत्थर की सीढ़ियों के साथ साथ पीछे के पहाड़ के शिष्य निवास की ओर चल पड़ा। इस बीच 100 फूल घाटी की गहराई में एक मंडप के शीर्ष पर एक अत्यंत सुंदर महिला, जिसका चेहरा ठंडा था, 100 फूलों की भविष्यवाणी वाली डिस्क को देख रही थी। उसकी निगाहें एकाग्र थीं। इस अत्यंत सुंदर महिला ने 100 फूल संप्रदाय का ताओवादी वस्त्र भी पहना हुआ था, लेकिन ये ताओवादी वस्त्र गरिमा में और सुरुचिपूर्ण था, फिर भी अत्यंत शानदार था। वास्तव में सैकड़ों विभिन्न फूलों से कढ़ाई किया गया था, चमकदार और शानदार, प्रत्येक सुंदरता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था, फिर भी एक दूसरे के पूरक थे। यह उच्चतम श्रेणी का 100 फूल ताओवादी वस्त्र था। महिला ने तंत्र डिस्क को घूमते हुए देखा। फूल एक एक करके मुरझा रहे थे। उसकी अभिव्यक्ति लगातार भारी होती जा रही थी। अंततः उसने आह भरी, पीछे मुड़ी, मंडप से दूर तक देखने लगी। उसकी निगाहें पूरी 100 फूलों वाली घाटी पर टिक गईं। वह एक समाधि में प्रवेश कर गई। 100 फूलों की घाटी में जीवंत और रंगीन पहाड़ी रास्ते पर महिला शिष्याएं आती जाती रहती थीं और उनकी चहल पहल बहुत अधिक थी। यह अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। तभी उसकी निगाहें उस पहाड़ी रास्ते पर टिक गईं, जहां एक सुंदर महिला शिष्या एक अन्य ताजा और अलौकिक छोटी बहन का हाथ पकड़े हुए थी और चलते हुए वे कुछ फुसफुसा रही थी। महिला के चेहरे पर क्षणिक आश्चर्य की झलक दिखी। फूल घाटी में पुरुष हैं। महिला की मूलतः बर्फीली अभिव्यक्ति धीरे धीरे बर्फ में ढक गई, एक नाजुक ढंग से गढ़ी गई छोटी जूनियर बहन की तरह दिखने के बावजूद। लेकिन उसके जैसे उच्च क्षेत्र के साधक के लिए, जिसने स्वर्गीय गुप्त गणना का अध्ययन किया था, ये नौर यांग, पुरुष और महिला ऊर्जाओं के बीच का अंतर छिपाया नहीं जा सकता था। महिला ने अपनी पीली पतली हथेली को आगे बढ़ाया ताकि वह तुरंत उस छोटे से शरारती बच्चे को पकड़ ले जो 100 फूलों की घाटी में घुसपैठ करने वाली लड़की के रूप में प्रच्छन्न था। लेकिन अगले ही पल वह अचानक रुक गई। महिला शिष्यों की जीवंत ऊर्जा के बीच मोहुआ की कारण और प्रभाव की आभा आकाश में बादलों की तरह शुद्ध सफेद थी, पानी के झरने की तरह स्पष्ट थी, और यहाँ तक कि कुछ परिचय का आभास हुआ। परिचित महिला की अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए उदास लग रही थी। उसकी उदासी में दर्द की झलक थी। वह एक क्षण के लिए सोच में पड़ गई, फिर धीरे से अपनी हथेली नीचे कर ली। उसकी चमकदार फूल जैसी आंखें मोहुआ पर कसकर टिक गईं। मुझे देखना होगा कि यह छोटा सा बदमाश मेरी 100 फूलों वाली घाटी में घुसपैठ करके क्या योजना बना रहा है। ... पहाड़ी रास्ते पर मोहुआ को अचानक कुछ महसूस हुआ और वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने आसमान की ओर देखा, फिर चारों ओर नजर दौड़ाई। हुआ कियान ने मोहुआ के असामान्य व्यवहार को देखा और हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? मोहुआ ने आसपास का निरीक्षण किया। उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई ठंडी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। खोजा। मोहुआ का दिल धड़क उठा। सोचने के बाद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर सच में पता चला है तो यह जरूर 100 फूलों वाली घाटी के किसी महान साधक या सच्चे इंसान ने ही लगाया होगा। अगर वे उसे ढूंढ लेते तो उसे तुरंत ही वश में कर लेते और सजा देते। वे उसे अनदेखा नहीं करेंगे। तो क्या यह एक भ्रम था? मोहुआ को यकीन नहीं था, इसलिए उसने कहा, वरिष्ठ बहन, जल्दी चलो। जितनी जल्दी हम जाएंगे उतनी ही जल्दी वापस भी आएंगे। यदि इसका पता चल गया तो यह एक बड़ी समस्या होगी। न केवल वह ताइक्सू गेट के जूनियर ब्रदर के रूप में अपना सम्मान खो देगा, बल्कि सीनियर सिस्टर कियान और सीनियर सिस्टर मुरोव भी इसमें फंस जाएंगे। हुआ कियान ने दांव को समझा और सिर हिलाया। ठीक है। फिर दोनों ने अपनी गति तेज कर दी। 100 फूलों वाली घाटी अपने नाम के अनुरूप एक टेपेस्ट्री की तरह खिली हुई थी। पहाड़ी रास्ते के किनारे, मंडपों और प्रांगणों में, इमारतों के ऊपर से नीचे तक हर जगह विभिन्न रंगों के फूल लगे हुए थे। चटक लाल, गुलाबी, हल्का पीला, हरा भरा, परिष्कृत सफेद, सभी सुंदरता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे।
हवा फूलों की खुशबू, सौंदर्य प्रसाधनों और गोलियों की खुशबू से भरी हुई थी। हालांकि मुहुआ चुपके से अंदर आ गया था और उसके पास जरूरी काम था, जिससे उसे दृश्यों का आनंद लेने का समय नहीं मिला। वह हुआ कियान का हाथ थामे उसके कदमों से कदम मिलाते हुए उसके पीछे चल पड़ा। फूलों की क्यारियां, फूलों के बगीचे, फूलों के भवन, फूलों के पहाड़ और समुद्र पार करते हुए अज्ञात समय के बाद वे आगे एक शिष्य के निवास पर पहुंचे। निवास का आकार भी फूलों से संबंधित था। बाहर से देखने पर पूरी इमारत एक शानदार फूल जैसी दिखती थी। निवास के अंदर रास्ते खिले हुए फूलों से सजे थे। दीवारें, फर्श, मेज, कुर्सियां और स्क्रीन या तो जटिल पुष्प नक्काशी से सजे थे या रंगीन पैटर्न से चित्रित थे। शिष्यों का निवास स्थान भीड़ से भरा हुआ था। सभी शिष्याएं अद्वितीय आकर्षण वाली सुंदर महिला थीं। हुआ कियान ने कुछ परिचित महिला शिष्यों का अभिवादन किया, फिर उनके बोलने की प्रतीक्षा किए बिना जल्दी से मुहुआ को ऊपर खींच लिया। एकांत स्थान पर पहुंचकर जहां कोई भी नहीं था, हुआ कियान ने मुहुआ को निर्देश दिया, यह महिला शिष्यों का निवास है, इधर उधर मत देखो, कुछ मत लो। अगर कुछ बहनें आपसे बातचीत के लिए आती हैं तो उन्हें अनदेखा करें। अगर वे आपका फायदा उठाने की कोशिश करती हैं तो आपको अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और कोई नुकसान नहीं उठाना चाहिए। मुहुआ ने धीरे से सिर हिलाया। पहला भाग तो वह समझ गया। यह महिला शिष्यों का निवास स्थान है, इधर उधर देखना अशिष्टता है। बाद वाला भाग उसे उलझन में डाल गया। क्या आपका फायदा उठाया जा रहा है? स्वयं की रक्षा करें। ये 100 फूलों की घाटी है, कौन उसका फायदा उठाएगा? पूछने में हिचकिचाहट के कारण उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। हुआ कियान का बारीकी से पीछा करते हुए अपनी उंगलियों पर निगाहें गड़ाए, इधर उधर न देखने की कोशिश करते हुए ताकि कोई अशिष्टता न दिखे। इस प्रकार कुछ समय बाद अनजाने में ही हुआ कियान की आवाज उसके कानों तक पहुंची। वहां थे। हुआ ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और देखा कि वहां सचमुच शांति थी और दूरी पर झुलसे हुए निशानों वाला एक घर था। हुआ कियान ने आह भरी, क्योंकि सिस्टर जिन एर ने खुद को जिंदा जला लिया था, इसलिए आसपास के सभी शिष्य चले गए हैं, जिससे ये जगह सुरक्षित हो गई है और आसपास कोई नहीं है। हुआ ने हल्की सी सांस छोड़ी, कुछ आराम महसूस किया। अब उसने अपनी दृष्टि दूर स्थित झुलसे हुए घर पर केंद्रित कर ली। बहन ये जिनकी अंदर ही आत्मदाह कर दुखद मृत्यु हो गई। दरवाजे कसकर बंद थे, फिर भी बर्फीली इन क्यों दरारों से रिस रही थी। धूप भरी सुबह के बावजूद हुआ कियान को ठंड का एहसास हुआ। हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, चलो देखते हैं। हुआ कियान ने सिर हिलाया। इस बार हुआ आगे चल रहा था। हुआ कियान अनजाने में उसके पीछे चल रहा था और उसकी उपस्थिति में अप्रत्याशित आश्वासन पा रहा था। गलियारा भयानक रूप से शांत था। दोनों ने कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए सौभाग्यवश बिना किसी असामान्य घटना के ऐसा किया। बंद दरवाजे पर पहुंचकर हुआ ने देखा कि वह एक संरचना द्वारा बंद किया गया था। यह एक संरचना द्वारा सील किया गया है। हुआ कियान ने टिप्पणी की, कोई बात नहीं, ये तो बस दूसरे दर्जे का सामान है। हुआ ने सहजता से कहा, बस एक दूसरे दर्जे की सरनी। हुआ कियान की अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए स्थिर हो गई। अनजाने में उसे एहसास हुआ कि हुआ ने पहले ही संरचना को अनलॉक कर दिया था। उसकी निगाहें स्वाभाविक रूप से चौंक गईं। इतनी तेजी! वर्षों के अंतराल के बाद जूनियर भाई मो की संरचनाओं की निपुणता में सुधार हुआ प्रतीत हुआ। हुआ कियान हुआ पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सकी। संरचना का ताला खुलने के बाद हुआ ने दरवाजा खोलने की तैयारी की, लेकिन ऐसा करने से पहले उसे कुछ याद आया और उसने हुआ कियान की ओर मुड़कर कहा, बैकवर्ड वरिष्ठ बहन, जब हम अंदर जाएं तो बहुत सावधान रहना। अगर आपको असहज महसूस हो तो मुझे बता देना। भूत प्रेत से जुड़ा मामला कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए अपने आप पर दबाव मत डालना। हुआ ने गंभीरता से कहा। हुआ कियान ने अपने कपड़े कस लिए, उसकी हथेलियों में ठंडा पसीना रिस रहा था। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। बोलने के बाद हुआ ने धीरे से दरवाजा खोला। एक तीव्र भयानक वातावरण तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़ा। यद्यपि यह बहुत ठंडा था, फिर भी इसमें एक तीखी गर्मी भी थी, मानो आग की लपटों से जल रहा हो, जो असामान्य रूप से अजीब और विचित्र प्रतीत हो रहा था। हुआ और दोनों ने असुविधा को सहन किया और अंदर चले गए। कमरा सचमुच काला पड़ गया था, सब कुछ लगभग पूरी तरह जल गया था। जहां बिस्तर हुआ करता था वहां अभी भी कुछ काले निशान थे।
हालांकि मोहुआ इसके बारे में सोचने से हिचकिचा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि यह सीनियर सिस्टर ये जिनकी जलकर मौत के बाद बची हुई राख थी। ये राख दुनिया के प्रति उसके मन में बसे आक्रोश की तरह थी, जो मिटने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन मोहुआ ने चारों ओर देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। कुछ नहीं, वहां कोई बुरी आत्माएं नहीं थीं, न ही वहां भयंकर भूत थे। ये सिर्फ एक भूतिया कमरा था, जहां किसी की मृत्यु हो गई थी, इसके अलावा वहां कोई अन्य असामान्यता नहीं थी। क्या चल रहा है? मोहुआ हैरान था। तभी अचानक उसे अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। एक जोड़ी पीले, नाजुक हाथ धीरे धीरे आगे बढ़े, मानो उसका गला पकड़ने वाले हों। मोहुआ की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने तुरंत वाटर पासिंग सटेप का उपयोग करके उस भयावह जानलेवा इरादे से बचने के लिए पलटकर देखा। हुआ कियान की आंखें खाली थीं, वह मोहुआ को घूर रही थी, उसकी बाहें इस तरह फैली हुई थीं मानो वह उसका गला घोंटने वाली हो। भूत का साया। मोहुआ को हल्की ठंड महसूस हुई। ये कब हुआ? उसे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। प्रेतग्रस्त हुआ कियान ये देखकर कि उसने मोहुआ का गला नहीं दबाया था, तुरंत क्रोधित हो गई, अपने सफेद हाथ खोलकर उस पर फिर से झपटी। मोहुआ के पास अस्थायी रूप से जल पासिंग सटेप का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद दोनों एक दूसरे का पीछा करते हुए जले हुए कमरे के अंदर चले गए। हुआ कियान पहले ही आधार स्थापना के अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। उसकी साधना मोहुआ से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन एक आध्यात्मिक साधक के रूप में स्वपुष्ट सुई कौशल में निपुण होने के बाद केवल उसकी सहज प्रवृत्ति ही बची थी, जो एक शारीरिक साधक की तरह आक्रमण करती थी, जिससे मोहुआ को कोई खतरा नहीं था, जो गति तकनीक में निपुण था। लेकिन ये जारी नहीं रह सकता। यदि हंगामा मच जाए और दूसरों को इसका पता चल जाए तो ये बहुत परेशानी वाली बात होगी। मोहुआ ने एक पल सोचा और फुसफुसाया, वरिष्ठ बहन, मुझे माफ कर दो। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। भूत विचार से प्रेरित होकर हुआ कियान मोहुआ पर झपटा। वह बहते पानी की तरह आगे बढ़ा, फुर्ती से चकमा देते हुए हुआ कियान के पीछे चक्कर लगाया, 1000 जून छड़ी प्राप्त की, गठन को सक्रिय किया और हुआ कियान के सिर के पीछे वार किया। यद्यपि हुआ कियान ने अपने शरीर को प्रशिक्षित किया था, लेकिन उसका शारीरिक रूप मजबूत नहीं था। इस छड़ी को लेते हुए उसकी दिव्य भावना कांप उठी, शरीर धीरे धीरे गिर रहा था। मोहुआ ने जल्दी से उसे सहारा दिया और जमीन पर लिटा दिया। फिर भी कुछ ही क्षणों बाद हुआ कियान ने फिर से अपनी आंखें खोलीं। उनके अंदर मानो एक भयंकर भूत बैठा था, जिसकी क्रूरता साफ झलक रही थी। मोहुआ ने तुरंत कार्रवाई की और तुरंत पीले कपड़े की एक पट्टी निकाली और हुआ कियान के माथे को ढक दिया। इस काले कपड़े पर मोहुआ द्वारा बनाई गई एक दिव्य संरचना अंकित थी। कपड़े ने उसके सिर को लपेट लिया, जिससे भयंकर भूत उसकी चेतना के सागर में बंद हो गया तथा कुछ हद तक उसकी शक्ति भी दब गई। हुआ कियान की अभिव्यक्ति मुड़ गई, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं सका। लेकिन ये जारी नहीं रह सकता। एक भयंकर भूत दिव्य विचार को खा जाता है। यदि यह वरिष्ठ बहन कियान की चेतना के सागर में बंद रहेगा तो वह खतरे में पड़ जाएगी। मोहुआ ने सोचा और फिर सख्ती से कहा, मैं एक क्षण में तुम्हें खोल दूंगा। यदि तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और इस शरीर के साथ तुम्हें सड़ने और मरने दूंगा। बोलने के बाद मोहुआ ने ध्यान से पीले कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा हटाया। फिर भी हुआ कियान ने उसका गला घोंटने की कोशिश की। उसके पास एक बार फिर उस भयंकर भूत को सील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार उसने अपने शब्दों को बदलते हुए ठंडे स्वर में उपहास किया, पब फ्यूचर एड्स, मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। यदि तुम इस शरीर के साथ नष्ट हो गए तो तुम्हारी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारी मृत्यु पूर्व इच्छाएं पाताल लोक में लुप्त हो जाएंगी, जो इस जीवन में कभी पूरी नहीं होंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मोहुआ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि हुआ कियान की चेतना के सागर में भूत विचार कांप रहा था। मोहुआ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और धीरे से मुहर का अनावरण हो गया। वास्तव में हुआ कियान के चेतना सागर से एक भयावह भूत विचार सबसे ठंडी सर्दियों में बर्फीले पानी की तरह बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, मोहुआ ने तुरंत एक और काला कपड़ा निकाला और हुआ कियान के माथे को ढक दिया। काले कपड़े की इस पट्टी पर एक दिव्य अवरोध व्यूह बनाया गया था। दिव्य विचार का उपयोग कर बाधाएं बनाना, चेतना के सागर को बंद करना। इस प्रकार भूत विचार कुछ समय के लिए वरिष्ठ बहन कियान की चेतना के सागर पर आक्रमण नहीं कर सका। और इस समय कमरा भूतिया विचारों से घिरा हुआ था, अचानक और भी ठंडा।
मोहुआ की चमकदार निगाहें सुनहरी रोशनी में कमरे के अंदर देख रही थीं। उन्होंने एक खाली स्थान देखा जिसमें वास्तविक लेकिन अवास्तविक काली छाया थी, जो सभी जीवित प्राणियों के प्रति अत्यधिक घृणा से भरी, आश्चर्यजनक आक्रोश प्रकट कर रही थी। यह मृतक की जीवितों के प्रति ईर्ष्या थी, और दुर्भाग्यवश मृतकों का भाग्यशाली बचे लोगों के प्रति आक्रोश। ये भूतिया छाया किसी भी ताओवादी आत्माओं, शवभूतों, राक्षसों और अन्य बुरी उपस्थिति से भिन्न थी जिनका उसने सामना किया था। ये आक्रोश और घृणा का एक संग्रह प्रतीत होता है। स्पष्ट इच्छाशक्ति का अभाव, मृत्यु पूर्व शिकायतें बरकरार रखना, सहज प्रवृत्ति पर कार्य करना। बिल्कुल इसके जैसा। एक ताओवादी दानव। मोहुआ की पुतलियां थोड़ी सी कांप उठी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह कुछ समझ तो रहा है, लेकिन उसे ठीक से समझ नहीं पा रहा है। चाहे ये कुछ भी हो, इसे अनियंत्रित नहीं छोड़ा जा सकता, अन्यथा यह निश्चित रूप से बड़ी आपदा लाएगा। लेकिन इस भारी भूत विचार को घूरते हुए मोहुआ कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। संपर्क टॉस।